बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। 15 मिनट की ताख़ीर की माजरत है। जब से JIT रिलीज़ की गई हैं, एक बयानबाजी के बाद दूसरी बयानबाजी हो रही है। हकीकत की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। शहर कराची के अंदर 300 के लगभग अफराद बल्दिया के सानिया में जला दिए गए और उसके पीछे जो हाथ थे उनकी किसी हद तक निशानदेही हुई है, पूरी हद तक नहीं हुई है। ये सानिया कब हुआ? JIT 2016 में रिपोर्ट दी, हम 2020 में खड़े हैं। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। प्रोसिक्यूशन का, पुलिस की जानिब से कौन जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत है या नहीं? अगर सिंध हुकूमत है तो हमें यह बताएं कि उन्हीं ने किस किस के खिलाफ चालान बना के पेश किए गए, उनका बयानिया सरकारी तौर पर क्या है। क्या हर वो शख्स जिसका JIT में जिक्र था वो समझते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं? इसके ऊपर कोई सिंध हुकूमत के लोग नहीं बोल रहे। निसार मुराई साहब डॉक्टर साहब हैं, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन कैसे बने, क्यों बनाए गए? फिर JIT ने बताया कि उन्हीं ने पैसे लिए, पैसे दिए। उसके ऊपर क्या तहकीकात की? कोई एंटी करप्शन की रिपोर्ट मांगी? उजैर बलोच की रिपोर्ट पे बात करने से पहले एक SSP रिजवान साहब भी हैं जिन्होंने 2 अशखास के ऊपर रिपोर्ट लिखी है, एक इम्तियाज शेख साहब और दूसरे भाई सईद गनी साहब, और इन्हीं ने बड़ा जोर लगा के उसको हटवाया है। सिर्फ हटवाया नहीं, आगे भी कुछ मसले करने की कोशिश की। और कमाल की बात है, जिस तरह उजैर बलोच को पीस अवार्ड दिया गया, अमन अवार्ड दिया गया, जो सरदार इम्तियाज शेख साहब के साथ कॉपरेट करता है, सरदार तगानी साहब, उसको भी अभी अवार्ड दिया गया है, जिसमें मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। वहां भी यही चार्ज है कि पुलिस की वैन्स के जरिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम फिर अपनी अदलिया को कह रहे हैं कि अवाम आपकी तरफ भी देख रही है इस निजाम में। इसके सिंध हुकूमत ना अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही है, ना वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिस तरह हुकूमत में आए हो तो उसके बाद लोगों को उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करो। ये सूबा साफ पानी से महरूम है। इस सूबे में तालीम नहीं मिल रही। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। जो तालीम का मेयार है वो गिर रहा है। पिछले साल से इस वक्त शरह खानगी 1% कम हुई है, बढ़ी नहीं है। बाकी सूबों में बढ़ी है। कराची जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। बसों को पार्क करने की कोई जगह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पार्क करने की कोई जगह नहीं है। PFC अवार्ड हुआ नहीं है। मैं ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं आधे घंटे तक गिना सकता हूं कि जिधर इन्हीं ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। फीसद कम हुई है, बढ़ी नहीं है। बाकी सूबों में बढ़ी है। कराची जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। बसों को पार्क करने की कोई जगह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पार्क करने की कोई जगह नहीं है। PFC अवार्ड हुआ नहीं है। मैं ये फहरिस्त इतनी लंबी है
कि मैं आधे घंटे तक गिना सकता हूं कि जिधर इन्हीं ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। इसी तरीके से इन्हीं ने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, वो भी नहीं पूरी की। ये बड़े शौक से तो कहते हैं कि हमने अमन बहाल किया, लेकिन मैं अपने सिंध के तमाम भाई बहनों से वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं जब नवाज शरीफ आया करते थे, रेंजर के इख्तियारात में तोसी का मामला होता था और हर 90 दिन के बाद मसला होता था। आप ये सोचिए कि ये ऐसी हुकूमत है, पाकिस्तान के किसी सूबे में के किसी शहर में परमानेंट रेंजर की पोस्टिंग नहीं है। ये टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेके अब तक 35 साल से ज्यादा हुकूमत कर चुकी है सूबे में, और ये रेंजर्स का रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते, ना ये शहर मुतहम्मिल है। इस वक्त अमन व अमान की जमानत देने वाला अगर कोई इदारा है वो पुलिस नहीं है, वो रेंजर्स है। रेंजर्स को हटा देंगे, भत्ता भी शुरू करने के लोग तैयार हो जाएंगे, कत्लो गारत और किडनैपिंग भी शुरू हो जाएगी। इससे कि पुलिस के अंदर न ट्रेनिंग हुई है, ना ऐसे अफसरान आए हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। रेंजर्स और पुलिस में क्या फर्क है? क्या ये कोई दो मुख्तलिफ इंसानों की फैक्ट्री से लोग लेते हैं? फैक्ट्री एक है, एक जगह चुनाव सही होता है, ट्रेनिंग सही होती है, दूसरी जगह चुनाव और ट्रेनिंग सही नहीं होती है, पैसे का ज़ियान होता है। जो बात बुनियादी तौर पे करना चाहते हैं उजैर बलोच के लिहाज से, कि 2 रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ चुकी हैं, एक पे 4 सिग्नेचर हैं और एक पे 6 सिग्नेचर है, लेकिन 5 है। एक दूसरी रिपोर्ट भी है, उसमें भी मुकम्मल सिग्नेचर नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर दो। फिर अगर सिग्नेचर की कमी बेसिस है तो क्या इस पे रिपोर्ट रिजेक्ट होगी? 4 सिग्नेचर बहुत सिग्नेचर होते हैं, बड़े ऑब्वियस है। फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने सिग्नेचर किया, सिंध गवर्नमेंट के तहत जो इदारे आ रहे थे उन्हें इनकार कर दिया। सिंध के अंदर जिस तरह कराची में और शहरी इलाकों में अल्ताफ हुसैन का खौफ था, इस सूबे सिंध के अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी का खौफ है, और वो बीमारी कोरोना नहीं है। उस बीमारी का नाम करप्शन और करप्शन का बादशाह आसिफ जरदारी है। उसके खौफ इतना ज्यादा है कि लोग घबराते हैं, खासतौर पे वो लोग जो अंदरून सिंध रहते हैं। वो अफसरान को पता है कि क्या होगा। बड़े चैलेंजेस की बात होती है। ये मीडिया मौजूद है और मीडिया को चैलेंज देता हूं कि जाइए हर उस घर की तारीख मालूम कीजिए जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द है, और मालूम कीजिए कि उसका मालिक, उसने घर किसको बेचा। लार्मिस का रिकॉर्ड लाइए और दिखाइए कि किस शख्स ने खरीदा और कितने में खरीदा। जिस तरह 2006 के बाद हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी, जिसकी तादाद 14 है, हर शुगर मिल आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। क्यों? क्या और किसी को कारोबार करने का सिंध में शौक नहीं? क्या यही तो सबसे बड़े शुगर मिल वाले हैं? इसी तरह बिलावल हाउस के गिर्द लोगों को मजबूर किया गया
कि वो मकान बेच दें। अगर ये बात शहर कराची में ज़बान ज़दे आम थी, इस पूरे शहर कराची ने देखा कि जमहूरियत के दिलदादा लोग सरकारी सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। वो जो महबूब हैं पूरे अवाम के, उनको किस बात का खौफ था कि इतनी इतनी ऊंची दीवारों के पीछे छुपे बैठे। अगर वो ये सब कुछ समझते हैं कि यहां जो गलत कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि चैलेंज करें, हम भी चैलेंज करते हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इन दोनों जीआईटीज के ऊपर, कि लोगों का एतबार खत्म हो रहा है रूल ऑफ लॉ पर और इंसाफ पर। जब 300 लोगों को जला दिया जाए और इंसाफ ना हो, तो एक आम शख्स का अगर मर्डर होगा तो उसको कितने दिनों में इंसाफ मिलेगा? यह इतना बड़ा सवालिया निशान है जो हर पाकिस्तानी घर में आज पूछा जा रहा है। फिर देखते वो हैं कि एक और शख्स भी है जो जिसके ऊपर हाथ था जरदारी साहब का, जिस तरह लियारी गैंग वॉर के पीछे उजैर बलोच पे हाथ था, एक और शख्स पे भी हाथ था, और पता नहीं किस किस का हाथ है। उस आदमी पे भी 400 कत्ल का इल्जाम है। वो वर्दी भी पहने हुए, रावनवार उसका नाम है, वो एसपी था जिसको आईजी भी नहीं हिला सकता था। ऐसी पुलिस फोर्स जिसमें एक छोटा अफसर उसको हिला ना सके, वो पुलिस का निजाम कैसा? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सईद गनी साहब आके और मुर्तजा वहाब बीएमडब्ल्यू, जरा मुझे ये तो बता दें कि मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? बताएं, वो तो पुलिस की गोलियों से मरा था। सवाल ये मैं पूछता हूं कि आओ बताओ कि पुलिस के ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया था? फिर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था? फिर वो जो पुलिस वाले ने खुदकुशी की वो क्यों की? और आज तक उसकी इंक्वायरी के ऊपर किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? मुर्तजा भुट्टो इनके बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का वाहिद सपूत था जिसको हक था भुट्टो इस्तेमाल करने का नाम। जी, जब जिस वक्त हुआ था मैं वो बता रहा हूं, उस वक्त चश्मो चिराग था इनके चेयरमैन का। क्यों खामोश रहे? हुकूमत में थे, बाद में फिर आए हुकूमत में। कितने साल और गुजरेंगे जब तुम बताओगे इस मुल्क के लोगों को कि मुर्तजा भुट्टो का कातिल कौन है? रावनवार क्यों बाहर है? उसका केस कब चलेगा? कब उन लोगों को जस्टिस मिलेगा जिनके ऊपर, जिनका इल्जाम इस शख्स के ऊपर है? मैं माजी में भी कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि जब कोई जेआईटी बनती है तो उसमें जो अफसरान होते हैं वो जिम्मेदार लोग होते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट के वो लोग होते हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंट फख्र करता है, इसीलिए उनको ऊपर वो जिम्मेदारी दी जाती है। उनके बयानात को, उनकी इन्वेस्टिगेशन को इतना अर्जा ना समझा जाए कि उसको सईद गनी साहब रद्दी के कागज के मुताबिक समझते हैं।
तो फिर जेआईटी बनाते क्यों हैं? तो ये जेआईटी खत्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अवाम से जो वादा किया है वो ट्रांसपेरेंसी का किया। हम इस ट्रांसपेरेंसी का सबूत दे चुके हैं और आइंदा भी देते रहेंगे कि जब कोई कमेटी आएगी, बनाई जाएगी, उसके तमाम तर हकायक अवाम के सामने पेश कर देंगे और उसके ऊपर मुस्बत एक्शन भी लेंगे और उसके नताइज में हम समझते हैं हम इदारे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त इस मुल्क में इदारों का फुकदान है जिसकी वजह से ये फायदे उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं सईद गनी साहब के बयान को मुस्तरद करता हूं कि चाहे वो रिपोर्ट डाकिया दे के गया हो, मोटरसाइकिल सवार दे के गया हो या कोर्ट से निकाली गई हो, बात यह जो उसके अंदर लिखा हुआ है और उस पर 4 सिग्नेचर मौजूद है वो फेक नहीं हो सकती। जब वो फेक नहीं है तो यह भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बाकी 2 हजरात उस पर क्यों नहीं साइन करने को तैयार थे जब 4 ने साइन कर दिया। मैं समझता हूं यह सवाल कि हम जुल्फिकार मिर्जा को डिफेंड करें। हम क्यों जुल्फिकार मिर्जा को डिफेंड करें? जुल्फिकार मिर्जा को तो आप डिफेंड करें। सबसे ज्यादा वक्त उसने आपके साथ गुजारा है। जो जो चार्जेस लगा रहे हैं, जिस वक्त के लगा रहे हैं, वो सब आपके दौर में हुए हैं। हम तो उसे मर्द हुर समझते हैं कि उसने अलम बगावत बुलंद किया, आपका कत्था छट्टा खोला और आपसे अलहदा हो गया। अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो आप इतने अरसे से खामोश क्यों? इसका जवाब दे दो। डरते हो कि उसको बहुत कुछ मालूम है इसलिए खामोश हो, यही वजह समझ में आती है। और वो जो बात कहते हैं वो कितनी गिरी हुई बात करते हैं। वो जफर मिर्जा का बेटा है, जस्टिस जफर मिर्जा। अगर उसने जरदारी को इज्जत दे दी ये कह के कि मेरे तन पे जो कपड़े हैं, वो उर्दू का मुहावरा है, इसका वो लफ्ज ही ले लिया। हम तो वो भी जानते हैं कि हाकिम अली जरदारी क्या था। हम लोगों के मां बाप जो गुजर चुके हैं उनकी बातें नहीं करते, वरना कहने को बहुत कुछ है। जिंदों के लिए जब इतना कुछ हो तो मुर्दों पे क्यों जाया जाए? और जो बात करते हैं कि अली जैदी के, भाई तुम्हारे पास तुम कहो तो जायज, तुम तो एक लिखी हुई किताब का जिक्र कर लेते हो कि उसने लिख दिया तो सही होगा। जो तुम लोगों के बारे में लिखी हुई किताबों में आया है, कॉन्डिलेरा राइस की किताब में वो जो आर्टिकल जिसके ऊपर आप वो एक खातून से नाराज हुए उसने जो कुछ लिख दिया, क्या मैं बयान करूं वो सब चीजें जो और लिखते हैं? फिर आप तिल में ला जाओगे। उसके जवाब नहीं है। जाओ सू करते ही या सू करो, अब भी सू कर दो। जिसने अखबारों में इंग्लैंड में लिखी हैं वो जिसने नहीं पढ़ा जाके पढ़ ले। बीबी बॉयज क्या एक्शन लिया था? वो सब कहानियों पे भी एक्शन लें जो इनके इस वक्त के चेयरमैन के ऊपर आई हैं कि क्या क्या करते थे या क्या करते हैं। तो ऐसी बातें ना कहें, मुंह में ज़बान हम भी रखते हैं तो ये इल्जामात मुस्तरद भी करते हैं और हम समझते हैं कि जो मौजू है उस पर रहिए, लोगों को इंसाफ दिलवाइए। जो जमीन पे हकाइक हैं उनको ऊपर से पर्दा चाक कीजिए और जो मुल्जिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा के ऐसी सजा दिलवाइए कि आइंदा ऐसा जुर्म कोई करने का सोचे भी नहीं। एक एक करके पूछते तो बेहतर था, लेकिन तीनों का जवाब दे देता हूं। पहला सवाल, हुर का मतलब है एक जवान मर्द।
इस्लामी तारीख में जो किरदार है उससे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। जब वो एक जगह फैसला कर लेता है गलत है और हक के साथ आ जाता है तो उसका किरदार वो है, नुमाइंदगी वो कर रहा है। दूसरा सवाल आपने जो किया, नैब का चेयरमैन जो है वो लगाया किसने? पीएमएलएन और पीपीपी ने मशावरत के साथ। नैब का कानून किसने बनाया? मुशर्रफ ने। दो हुकूमतों ने इस कानून में कोई तब्दीली नहीं लाई और आज जब कोई उनके खिलाफ एक्शन होता है तो कहते क्या है? नैब नियाजी गठजोड़। अगर कहीं इमरान खान साहब डायरेक्टली इस जीआईटी पे वो फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान को बुला के ऑर्डर दें कि तुम जाओ मीडिया के ऊपर और जो बात हक है वो कह दो, तो क्या कहा जाएगा कि प्रेशराइज करके बयान दिया गया। जो काम इन्हीं ने किया है दो सिंध के अफसरान के साथ, वरना यह मुमकिन नहीं था कि 4 लोग साइन करें और बाकी 2 साइन नहीं करें। और उसके बाद जो है 164 का बयान दिया है वो उस हिस्से से मिलता हुआ है जो हिस्सा दूसरी जीआईटी जो शहीद गनी साहब की या जो सिंध गवर्नमेंट की जीआईटी है उससे मिलता हुआ है। दोनों सवाल। आखिरी सवाल देखिए, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। जब वो प्राइवेटाइज हुआ तो उसके लिए बुनियादी तौर पर एक मोनोपोली बनाई गई और वो मोनोपोली बना के उसने ये जिम्मेदारी ली कि कराची शहर की बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा और बिजली की ज़रूरियात पूरी करने में ज़ीरो लोड शेडिंग है, सेफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड मोस्ट इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिसिटी है। 3 चीज़ें उनके मिशन में भी ये लिखा हुआ है। मैं आज बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि आज के रोज, आज नेपरा की हियरिंग हुई और जो बात मैंने रोज अव्वल कही थी वो आज साबित भी हुई। कराची को इस वक्त 3600-700 मेगावाट से ज्यादा की जरूरत है और किसी सूरत हाल मांगे तांगे से भी, नेशनल ग्रिड से भी लेके के इलेक्ट्रिक पूरे पावर प्लांट अपने चला ले, 3100 मेगावाट से ज्यादा बिजली कराची में नहीं आ सकती। 500 से लेके 700 मेगावाट बिजली का फुकदान है और वो लोड शेडिंग होगी। इस बात का इतराफ के इलेक्ट्रिक नहीं कर रही थी और यही इतराफ कराना था कि जब मसला आया होगा तो मसले का हल आएगा। जब तक मसला ही आया नहीं होगा तो मसले का हल नहीं आ सकता। और वफाक के वजीर को भी हम ये कहते हैं कि आपको अवेयर होना चाहिए था। अगर फिरदौस शमीम नकवी और उसकी टीम यहां बैठ के इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि असल मसला जेनरेशन का है, उतनी कैपेसिटी नहीं है इस शहर में जितनी इसकी डिमांड है, तो ये वफाक और नेपरा को भी पता होना चाहिए था। और मेरे भाई, मैं एक आम मुशाहिदे का इंसान हूं। मैंने ये देखा है कि मां जो है जितना अपने बच्चे को चाहती है कोई और नहीं चाहता, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है मां भी दूध नहीं पिलाती। आपको मिल गया जवाब कि मैं क्यों एहतजाज कर रहा हूं। और कोई सवाल जी? बहुत बहुत शुक्रिया।